हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। यह एक ऐसा अध्याय है दोस्तों जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अभी 2-4 दिन पहले जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे 2-4 दिन पहले ही बीपीएससी 69वीं प्री का एग्जाम हुआ है। जब आप उस एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको किसी भी टॉपिक पर सारगर्भित और संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होगी। हम जब चैनल की शुरुआत किए थे तभी हमने अपने व्यूअर को ये बात आगाह कर दिया था। आज भी ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, आपकी सारी तैयारी संपूर्ण हो इस पर मैं आज भी अडिग हूँ और आपके लिए सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर और इनको बिल्कुल बारीकी से अप टू डेट आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं, हमने ऊपर हेडिंग दे रखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब कहां से किसके स्वरूप में प्रश्न उभरता है वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। कई सारे सिद्धांत हैं, उनमें प्रमुख सिद्धांत इस तरह है। महाविस्फोट सिद्धांत, पहले सिर्फ नाम समझ लेते हैं। दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, तीसरा है दोलन सिद्धांत और चौथा है स्फीति सिद्धांत। इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों सिद्धांत में से सबसे प्रमुख और सबसे पॉपुलर सिद्धांत जो है ना दोस्तों, वो सिद्धांत नंबर 1 महाविस्फोट सिद्धांत है। इस पर खास रूप से फोकस करने की आपको आवश्यकता है। हर एक पहलू और हर एक एंगल से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। यहां है महाविस्फोट सिद्धांत, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा दोस्तों। पहले तो महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ और कहीं पे बिग बैंग सिद्धांत हिंदी में लिखा हुआ आता है और इसे कई बार विस्तारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बिल्कुल याद हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी या विस्तारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है। यह महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत कहा जाता है और यह क्या है कि इस संबंध में सबसे आधुनिक सिद्धांत भी है। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत या आधुनिकतम सिद्धांत किसे कहा जाता है, वो है बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। आई होप कि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या विस्तारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज यह है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत, सबसे सटीक सिद्धांत आज तक की स्थिति यह है कि वो महाविस्फोट सिद्धांत को माना जाता है। दूसरी, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में सबसे आधुनिक या आधुनिकतम सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी से के डेट से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनको देख लेते हैं बिल्कुल आराम से। जब इसके सिद्धांत के प्रतिपादन से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस तरह पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया। पहला प्रश्न, 1927 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया जाता है। प्रतिपादन किसने किया, वो थे किस नाम से, महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से इनका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे, कई बार इसको जॉर्ज लेमेटेयर के नाम से पुकारा जाता है, इस विद्वान ने किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के। और बेल्जियम में ये पेशा था, ये पादरी थे और खगोलज्ञ भी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, खगोल के संबंध में भी जानकारी रखते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। यहाँ पर 1927 से रिलेटेड कई सारे टॉपिक। अब उत्पत्ति, इस सिद्धांत की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे फैक्ट है, कई सारे कंफ्यूजन है, उसको बड़ी बड़ी बारीकी से देखिएगा। पहला,
तो महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से, यहां बिग बैंग सिद्धांत अगर पूछे तो नहीं, महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था 1927 ईस्वी में। यह कहां के रहने वाले थे? बेल्जियम के। और यह पेशा क्या था? पादरी एवं खगोलज्ञ थे। यहां भी ये सब चीजों से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 1927 में प्रतिपादन हो गया। वहीं 1949 ईस्वी में महाविस्फोट सिद्धांत का नाम बदल देकर जो है कि बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से इसका नामकरण किया जाता है। वही है 1949 ईस्वी में इसको बिग बैंग थ्योरी नाम दिया। यानी इस सिद्धांत को और लोकप्रियता मिली जब इसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा गया। और वो किसने रखा? फ्रेड होयल द्वारा। बिल्कुल इजी से देखिएगा, आपको ये सारे नाम अभी याद हो जाएगा। फिर 1967 ईस्वी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई। किसके द्वारा? रॉबर्ट वेगनर के द्वारा। तीन चीजें हो गई। 1927 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। 1949 ईस्वी में इस सिद्धांत का नाम चेंज करके बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। फिर 1967 ईस्वी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई जो आज तक मान्य है। इसलिए तो इस सिद्धांत को सबसे मान्य सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने एक ट्रिक बनाया है कि इन सब नामों को एक साथ कैसे याद किया जाए। बिल्कुल ध्यान से, हम बिहारी हैं दोस्तों, तो बिहारी भाषा में एक लैंग्वेज हमने गढ़ा है, वो ये देखिए एकदम बिल्कुल इजी से, जे मित्र फ्रेंड होयलबा, जे मित्र फ्रेंड होयलबा, ये एक लाइन है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। आई होप कि आपके जो है कि कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, जे मित्र फ्रेंड होयलबा, एक दो बार सिर्फ आप रिपीट कीजिए, इसी में इन तीनों का नाम जो है छिपा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, जे मित्र हमने यहां लिख रखा है। जे मित्र का मतलब जॉर्ज लेमेत्रे, आप ले लीजिए। अब इंग्लिश में कई लोगों को पढ़ने की आदत होती है तो वो इनको इस तरह पढ़ सकते हैं, LEMAITRE, लेमेत्रे। और हमने बताया लेमेतेयर भी नाम है, तो वो अपने अपने हिसाब से याद रखने का ट्रिक है, वो याद रख लीजिएगा। तो जे मित्र का मतलब जॉर्ज लेमेत्रे। फ्रेंड होयलबा, फ्रेंड होयल का मतलब फ्रेड होयल, फ्रेंड और फ्रेड मिलता जुलता नाम है। और बा का मतलब वेगनर, रॉबर्ट वेगनर। तो जे मित्र फ्रेंड होयलबा, आई होप कि अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिद्धांत के प्रतिपादन के समय को लेकर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, अभी हम हाजिर होते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि बिग बैंग का घटनाक्रम कब और कैसे हुआ था। यानी इसके भी समय को लेते हैं कि जब ये बिग बैंग हुआ तो उसके बाद कब और क्या घटित हुआ, इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिग बैंग के बारे में ये समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व से होता है। वर्तमान स्थिति से 15 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है कि जब कुछ नहीं था, ऐसा माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार कि एक समय ऐसा था, कुछ नहीं था, केवल एक शून्य था। जब कुछ नहीं होगा तो शून्य ही होगा। एकदम बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, ये शून्य था। ठीक है, इससे भी बिल्कुल बारीक कहा जाए, शून्य था। उनकी कुछ खासियत थी, उसको एक समझ लेते हैं कि उस समय क्या क्या उसकी विशेषता थी उस शून्य की। पहली विशेषता ये थी, अति छोटा गोलक था, कुछ नहीं था, एकदम जितना आप निम्न से निम्न मिट्टी का एक कण उठाइए उसके बराबर एक गोलक था। और गोलक किस रूप में था? एकाकी परमाणु के रूप में था। दूसरी इसकी खासियत यह थी कि यह गोलक केवल एक स्थान पर स्थित था, एक जगह पर स्थित था। दूसरी बातें हो गई। तीसरा क्या था? इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था। सूक्ष्म मतलब आयतन क्या होगा? ये कितना जगह छेका होगा। मिट्टी का एक कण उठाइए, वो कितना जगह लेगा, तो उसको आप अगर बताने का प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे? अत्यधिक सूक्ष्म। यही एक शब्द उनके लिए सुट बैठता है। उसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था। और महत्वपूर्ण बातें थी, ये शून्य के अंदर जो तापमान था और ऊष्मा अनंत था। मतलब कुछ नहीं था लेकिन उसके अंदर तापमान जब अनंत होगा तो ऊष्मा भी अनंत होगी, ये खासियत थी। और बिग बैंग होने का मेरे ख्याल से यही महत्वपूर्ण कारण था, तापमान और घनत्व। ठीक है,
और लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक घटना होती है। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है इस समय को लेकर। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिग बैंग की घटना कब हुई थी। यहां पे दो चीजें हैं। एक तो मान्यता है 15 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व ये माना है बिग बैंग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये माना है जब बिग बैंग का महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जो पहला सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। लेमेत्रे ने। इसके अनुसार ब्रह्मांड की बिग बैंग सिद्धांत 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वहीं वर्तमान मान्यता के हिसाब से यह नासा द्वारा, यह जो मान्यता है नासा द्वारा सत्यापित है। तो इसको आप 13.7 अरब वर्ष पूर्व मान लीजिए, और ये नासा ने इसको सत्यापित किया है। तो दोनों चीजें हैं। परीक्षा में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो आप जवाब देंगे 15 अरब वर्ष पूर्व। और वहीं अगर वर्तमान मान्यता पूछेगा या नासा के अनुसार पूछेगा, उसके अनुसार इसका समय 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व में एक घटना घटित होती है जिसको हम बिग बैंग के नाम से, महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। वही वजह है महाविस्फोट हिंदी में, उसका इंग्लिश नाम बिग बैंग दिया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों के नाम के प्रतिपादन में डिफरेंट है। अभी आपने कुछ देर पहले ही देख लिया है। ठीक है, महाविस्फोट कब आता है? 1927 में। और बिग बैंग कब आता है वो आपने अभी देख लिया है। ठीक है, तो ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व में एक महान घटना होती है इस सृष्टि के लिए, जब एक बिग बैंग होता है, एक महान धमाका होता है। ठीक है, वही हुआ, एक विशाल धमाका हुआ। और धमाका होने के केवल महज 2 सेकंड से भी कम समय में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अब आप कहेंगे 2 सेकंड होता ही क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर 1.5 सेकंड, मुश्किल से 1.5 सेकंड में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने यहीं पे आपको समझाने का प्रयास किया है कि कब क्या हुआ है। जब विशाल धमाका होता है उसके लगभग 1.34 सेकंड के बाद क्या होता है, उस शून्य से जो पदार्थ निकलता है उसका विस्तार, पदार्थ साथ उसका जो तापमान है, ज्वाला है, एक ज्वालामुखी की तरफ फैलता है, उसका विस्तार लगभग 10⁻30 गुना। यानी अगर एक आयतन अगर 1 माना जाए, क्षेत्रफल अगर 1 माना जाए, उसका 10⁻30 का मतलब होता है कि 1 पर 30 शून्य आप लगाइए, उतना विस्तार हो गया है उससे निकले पदार्थ का। तो 1.34 सेकंड के अंदर, यानी उतने समय तक आते आते इससे जो निकला पदार्थ इतने विशाल क्षेत्रों में फैल गया। ये चीजें हुई, उसके बाद भी और भी बहुत सी चीजें हुई है। तो हम मोटे मोटे अर्थों में यहां हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुख्य मुख्य बातें क्या हुई थी। 1.4 सेकंड जैसे गुजरता है धमाका होने के बाद, उसमें और भी अमूलचूल परिवर्तन होता है। क्या होता है आप देख लीजिए, कई चीजें हमने यहां पे लिखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हो जाता है इस सृष्टि में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब होता है? बिग बैंग के होने के 1.4 सेकंड बाद इसका निर्माण हो जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है? ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। जितनी उसके अंदर ज्वाला थी, ऊर्जा थी, तापमान थे, जब वो फटा है तो उसका तापमान थोड़ा सा लूज हुआ। अब थोड़ा का मतलब हम लोग ना लें, उस काल्पनिक दुनिया में हम चलें जब ब्रह्मांड का बिग बैंग हुआ होगा, उसमें थोड़ा सा कम हुआ तापमान में। ठीक है, वो कहने भर का था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, हाइड्रोजन, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ हुआ, यानी कि उनकी बुनियाद पड़नी प्रारंभ हो गई, तथा अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। अन्य भौतिक तत्व मतलब जो भी शक्ति के साधन आज हम पृथ्वी के अंदर प्राप्त करते हैं, सिंपल ये ले लीजिए, ये भी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, उसकी बुनियाद रखी जाने लगी। तो ये चीजें हुई 1.4 सेकंड के बाद हो गई।
वहीं थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, 1.43 बाद, देख रहे हैं बहुत छोटे अंतर से 1.43 के बाद क्या होता है, अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यता का जन्म हो जाता है। यानी हम अंतरिक्ष को जिस रूप में आप आज पाते हैं, जो हम कल्पना कर पाते हैं, उस मान्यता का जन्म हो गया था 1.43 के बाद। यानी ये रहा टोटल समय को लेकर। और ये चीजें, एक महत्वपूर्ण बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जब यह विस्तार हुआ है ना दोस्तों, यह विस्तार रुका नहीं है, यह बढ़ता ही जा रहा है, एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। इसीलिए इसको विस्तारवादी सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। ये चीजें आज भी जारी है। ये अभी हम इसी वीडियो में आपको समझाएंगे कि वो विस्तार कैसे हुआ है। अब हम उसकी घटनाक्रम को भी बताएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें। अब समझते हैं दोस्तों कि यह जब बिग बैंग हुआ था, अभी तो मैंने देखा है कि उसके समय को लिया कि किस समय क्या हुआ। अब उनका देखते हैं कि वो बिग बैंग हुआ था और उसके बाद क्या क्या बना था, ठीक है। एक लाइन में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बिग बैंग हुआ, कब हुआ ये समझ गए आप, 15 अरब वर्ष पूर्व या 13.7 अरब वर्ष पूर्व। यहां तक इनको फिर से देखिए, ठीक है ना दोस्तों, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जब विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि उस शून्य से पदार्थों का बिखराव हुआ। कितना बिखराव हुआ, 10⁻30 गुना इनका विस्तार हो जाता है। जब इनका बिखराव हुआ है, उस बिखराव से जो भी तत्व उनसे बाहर हुआ, जो भी चीजें बाहर हुई है ना, उससे जो है कि फिर क्या बना, काले एवं उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काले एवं उच्च घनत्व वाले पदार्थ। यानी उस बिखराव के बाद जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है ना, उसका कलर पूछा जाएगा तो क्या होगा, काला। और उसका घनत्व कैसा था दोस्तों, बिल्कुल उच्च था, कम नहीं था, एकदम उच्च घनत्व वाला। अभी तक हम क्या देख रहे थे, उसका घनत्व भी क्या था, अनंत था, है ना, ऊष्मा भी अनंत था, तापमान भी अनंत था। तो इस वजह से इस दिमाग में रख लीजिएगा, उच्च घनत्व एवं काले रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। यहां देखिए, मान लीजिए यहां पर ये शून्य था, इसमें अचानक विस्फोट होता है, तो विस्फोट होगा तो चारों तरफ पदार्थ का बिखराव होता है, ठीक है। चारों तरफ पदार्थ का बिखराव होता है, और इससे जो है ना कि किस रंग का पदार्थ निर्मित होता है, मान लीजिए बिखराव होकर इस तरह टूटता है, छोटे छोटे कण में विभाजित होता है। उसके बाद देखिए उन पदार्थों का समूहन भी होता है। यानी ये सब जो आपस में पदार्थ बिखरे हैं, इनमें अचानक गुरुत्वाकर्षण होने लगती है, एक दूसरे कण को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगती है। तो जाहिर सी बात है, जिस कण का जो गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक था, उन्होंने अगल बगल के सारे कणों को, सारे पदार्थों को अपने में समाहित करने का प्रयास करने लगा। तो इससे क्या हुआ, देखिएगा, इससे क्या हुआ, सारे पदार्थ जो है इसकी तरफ, अगल बगल के जो भी पदार्थ थे इनकी तरफ आने लगे। इस वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े पिंड का निर्माण होने लगा, ठीक है ना, बड़े बड़े पिंड का निर्माण होने लगा। तो वही है, जब बड़े बड़े पिंड का निर्माण हुआ, उसे हम ब्रह्मांडीय पिंड के नाम से जानते हैं। उस ब्रह्मांडीय पिंड में ये क्या हो रहा है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण हो रही है, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है। इस तरह कई सारे पिंड का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों पिंड का निर्माण हुआ। इस तरह कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ। अब देखिए, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण हो रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास हो रहा है। अंदर ही अंदर उसका तापमान फिर बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है, जब बाहर से कोई चीज नहीं आती है तो अंदर जो तापमान है फिर वो बढ़ता है, ठीक है, वो बढ़ने लगता है और फिर उसमें विस्फोट होता है। यही वजह है कि इसमें फिर से विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो इससे भी सारी चीजें बाहर निकलने लगती, फैलने लगती। ये सारे ब्रह्मांडीय पिंड में विस्फोट होता है, फिर इससे ही जो है बहुत सारे छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं।
इनमें ठीक वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। वे सारे कण फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि जितने बड़े पिंड का निर्माण यहां हुआ था, अब चूंकि इससे जितने पदार्थ निकले हैं उन्हीं में तो आपस में गुरुत्वाकर्षण हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, अपेक्षाकृत इससे छोटे छोटे जो है कि पिंड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं। इन सारे में फिर से गुरुत्वाकर्षण होने लगता है, तो इसकी वजह से सेम यही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया यहां दोहराई गई वही चीजें यहां पे दोहराई गई। उनमें फिर से गुरुत्वाकर्षण होता है और फिर बड़े बड़े पिंड का निर्माण करता है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय पिंड से छोटा पिंड का निर्माण होता है जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं निर्मित हो जाती है। अब यहां पे जान है कि कितनी आकाश गंगाएं निर्मित होती है, तो जान लीजिए आकाश गंगाओं की ये जो संख्या है ना दोस्तों, वो लगभग 100 से 200 अरब में इसकी संख्या मान लीजिए। एक अनुमान लगाया है कि लगभग 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये आकाश गंगाएं ठीक वही प्रक्रिया उसको दोहराती है। यहाँ पे ये आपस के जो भी कण है उसको समेटती है अपनी तरफ, उसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण मिलती है। और एक समय यही होता है जब अगल बगल के सारी चीजें समाप्त हो जाती है, ये नेचर, मानवीय नेचर भी है, वह कोशिश करेगा जितना ज्यादा धन हम जमा कर सकें, और वो करता है। एक समय आता है कि वो अपने ही धन में दबकर मर जाता है और कोई सुख नहीं भोग पाता है। तो वो चीजें यहाँ पे हुई थी, सेम वही हुई। फिर इसमें जो है कि विस्फोट होता है, इन समय में फिर अचानक विस्फोट होता है। सेम वही चीजें, अंदर तापमान ज्यादा हो जाना, उष्मा ज्यादा हो जाना और बाहर से कुछ चीज नहीं मिलना, फिर वही चीजें होती है, इनमें विस्फोट होता है। फिर इसके से जो है कई छोटे छोटे पदार्थ बाहर निकलते हैं और फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी इस बार क्या होता है, प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी वही इनमें फिर आपस में गुरुत्वाकर्षण होने लगता है और फिर वो आपस में जुड़ने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, इससे थोड़ा छोटा पिंड का निर्माण होता है जिसको हम तारा के नाम से जानते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तारा के निर्माण तारा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड में अभी तक क्या था, 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण हो चुका है और एक आकाश गंगा के अधीन लगभग 100 अरब तारा माना गया है। अभी तक 100 अरब तारा का निर्माण होता है। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारा है और जब आकाश गंगा की संख्या 100 से 200 अरब है तो अनुमान लगा लीजिए कि ताराओं की संख्या कितनी होगी। तो ये मैं एक आकाश गंगा के बीच जा रहा हूं, उस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारा का निर्माण होता है। फिर ये तारा में से वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहां भी वही चीजें होने लगती है। फिर एक बार इसमें भी विस्फोट होता है, इसमें भी विस्फोट होने लगता है और इससे भी जो मलबे बाहर निकलते हैं और उसमें फिर से गुरुत्वाकर्षण होती है। उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस बार ग्रह का निर्माण होता है। ग्रह, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितने तारा है संभवतः हर तारा का के अधीन कई सारे ग्रह का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो उन ग्रहों का निर्माण होता है। फिर ग्रहों में भी सेम चीजें होती है, विस्फोट होता है और उन ग्रहों के विस्फोट होने के बाद फिर उपग्रह का निर्माण होता है। जैसे सौर मंडल आप ले लीजिए, सूर्य हमारा निकटतम तारा है, सूर्य में विस्फोट हुआ होगा, फिर उनके सारे ग्रह बने। वर्तमान हिसाब से 8 ग्रह है, 8 ग्रह, फिर उन ग्रहों में भी विस्फोट हुआ। उन ग्रहों में से अब देख लीजिए हम पृथ्वीवासी हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह बना है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है बिग बैंग का। तो ये चीजें आप इस सेंटेंस को याद रख लीजिए। विस्फोट होने के बाद जो कि पदार्थों का बिखराव होता है और उसके बाद काले एवं उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित होते हैं, फिर उसमें समूहन होता है, उनके बाद ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होता है, फिर उसमें विस्फोट होता है, उसके बाद फिर समूहन के बाद आकाश गंगा निर्मित होता है, तारा निर्मित होता है, उसके बाद ग्रह और अंततः उपग्रह का निर्माण होता है। अब आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें, जब इतनी सब चीजें हो रही थी तो भाई हम पृथ्वी आते हैं या फिर कहें सौर मंडल। अब देखिए ये परंपरा निरंतर चल रही है। और एक चीज और देख लीजिए,
ये जो विस्फोट होने के बाद ये जो बड़े बड़े पिंड निर्मित हुए हैं, इनकी एक खासियत ये है कि ये सारे पिंड एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। यानी इस ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है ना। ये नासा के मैप परियोजना से साबित हो चुका है। ये हम इसी वीडियो में मैप परियोजना भी बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि जब ये विस्फोट हुआ और हम आते हैं कहां, सौर मंडल पर, यही है ग्रह, सौर मंडल तक आते आते कितना समय गुजरा है। तो जब इसका महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिग बैंग होने के लगभग 10 टू द पावर अरब वर्ष बाद, अरब वर्ष बाद हमारा सौर मंडल का निर्माण हो चुका था। हमारा सौर मंडल कब, विस्फोट होने के, बिग बैंग घटना होने के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आ चुका था। ये तो हुआ बिग बैंग के बाद। अगर आज से हम जोड़ें, वर्तमान से जब जोड़ें, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी वर्तमान समय से, जिस समय हम लोग जी रहे हैं, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व या ब्रह्मांड में बिग बैंग होने के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी टोटल आप जोड़िएगा तो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हो जाता है समय। तो इस समय सौर मंडल का अस्तित्व हो चुका था। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। अभी हम और बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में। बिग बैंग हो गया। वर्तमान स्थिति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सिंपल सा आप जवाब देंगे कि वर्तमान स्थिति यह है कि इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है। अब निरंतर विस्तार का मतलब यह है, आकाश गंगाओं के बीच दूरी लगातार बढ़ता जा रहा है। वही है जी, ये जो आकाश गंगा का निर्माण हुआ है ना, एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है, एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है। ये वर्तमान में स्थिति है, ये रुकने वाली नहीं है। तो इसलिए सिंपल सा जवाब हो गया, इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें निरंतर विस्तार है। अब देखिए, इसमें यह निरंतर विस्तार हो रहा है, इसको हम कैसे माने? विज्ञान हमें प्रैक्टिकल बनाता है। कोई भी चीज पहले उसको साबित करता है तभी हम उसको मानते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर आप कसिए, फिर उस पर आप बात कीजिए। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार जारी है। उसके लिए अब तक लगभग 3 प्रमाण हमारे सामने आ चुका है। पहला देखिए क्या है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति। मतलब पहला प्रमाण यही है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति पाई गई है। और यह किसी न किसी हब्बल नामक एक जो है कि विद्वान है, उनके प्रयोग से यह साबित हुआ है। दूसरा जो प्रमाण हमें मिला है, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा एक तरह का तारा है, उसमें विस्फोट हुआ है, जो वर्तमान अध्ययन में हमने पाया है कि हाल में ही कुछ विगत 100 सालों में, हजारों सालों में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, जिससे यह साबित हुआ है कि ब्रह्मांड में विस्फोट होना, फिर समूहन होना, निर्माण होना, फिर विस्फोट होना, ये सब चीजें लगातार जारी है। और तीसरा जो अभी हाल ही में मैप परियोजना हुआ है, जिसको नासा ने संचालित किया है, इस मैप परियोजना से ही साबित हुआ है। यह मैप परियोजना नासा ने कैसे किया, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यह भी पूछा जाता है कि मैप परियोजना किससे संबंधित है, तो सिंपल समझ जाएंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। अब मैप परियोजना को हम थोड़ी सी सिलसिलेवार ढंग से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैप प्रोजेक्ट बोलिए या मैप परियोजना बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, मैप प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये मैप एक शॉर्टकट नाम है, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 30 जून 2001 ईस्वी में, और यह एक प्रकार का खोजी उपग्रह था। किसके द्वारा संचालित हो रहा है? नासा द्वारा। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, नासा द्वारा। ठीक है, यह एक प्रकार का खोजी उपग्रह है। दूसरा,
इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था, डायरेक्टर जो इनके थे कहे या हेड कहे, इसका नेतृत्व किया था डेविड विल्किंसन ने। और इसकी मृत्यु अगले ही वर्ष 2002 ईस्वी में हो जाती है। तो डेविड विल्किंसन के योगदान को देखते हुए इस मैप परियोजना का नाम चेंज करके डब्ल्यू मैप कर दिया जाता है, यानी विल्किंसन नाम इस परियोजना में जोड़ दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म इस तरह हो जाएगा डब्ल्यू फॉर विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्टॉपी प्रोब। तो ये थे मैप परियोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, थोड़ी सी जानकारी अभी और ले लेते हैं। मैप परियोजना के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों को सुलझाने वाला हाल ही में किया जाने वाला एक और प्रयोग के बारे में हम जानते हैं। वो प्रयोग जो है हम उसे LHC प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बारीकी से इनको समझिएगा, ये हाल के वर्षों में घटित हुआ है। उसका देखिए LHC को आप लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से भी जानते हैं। और यह जो प्रयोग हुआ था 30 जून 2010 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब यह जब शुरुआत हुआ था विश्व में दो मत हुए थे। एक तो ब्रह्मांड की गुत्थियों को हजारों करोड़ों वर्षों तक जो हमारे सामने एक बहुत सारे प्रश्न थे उनको सुलझाने का एक प्रयोग था। वहीं दूसरा घड़ा यह मानने के लिए चला था कि इस प्रयोग से जो कि पूरे पृथ्वी का विनष्ट हो जाएगा, पूरे पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है ना। वो 2010 ईस्वी में अभी हमारी जनरेशन जब उस समय बहुत अच्छे से समझ बूझ रही थी, तो बहुत से लोगों को पता होगा कि लोगों के अंदर एक तरह का लगा था कि भाई अब मौत मंडरा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह घटना 30 जून 2010 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कहां पे हुई थी। जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे लगभग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। इस तरह एक सुरंग बनाई गई लगभग 27 किलोमीटर और पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे ये सुरंग बनाया गया था। अब कितना जो है कि मेहनत किया गया था इस प्रयोग के लिए। अब यहाँ पे क्या किया गया था कि इस सुरंग में प्रोटॉन बीमों को, ये याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रयोग द्वारा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया और इसमें यथासंभव हम सफल भी हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट का। अब यह देखिए हिग्स बोसोन जब नाम आता है ना, तो इसमें दो बड़े विद्वान का नाम शामिल होता है। हिग्स बोसोन जो है पीटर हिग्स ने परमाणविक थ्योरी 1964 ईस्वी में दिया था। सेम चीजें हिग्स बोसोन के बारे में बताया था, लेकिन ये विदेशी जो थे पीटर हिग्स, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया हमारे भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर पूरी तरह से आधारित था। तो ये चीजें देखिएगा, हिग्स बोसोन थ्योरी जो है वो किन विद्वानों के नाम से जुड़ा हुआ है। देखिए हिग्स, पीटर हिग्स, और बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस। इधर से बोस और इधर से हिग्स लिया गया, दोनों को मिलाकर हिग्स बोसोन नाम दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। 1964 ईस्वी में पीटर हिग्स ने अपना थ्योरी दिया था। अब देखिए हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल नाम दिया था लियोन लैडरमैन ने, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। लियोन लैडरमैन ने इसको गॉड पार्टिकल नाम दिया था। अब देखिए यह प्रयोग जिनके संरक्षण में, जैसे मैप परियोजना नासा के अधीन आता है, उसी तरह यह जो है LHC प्रोजेक्ट एक सर्न नामक एक संस्था है, उन्होंने संचालित किया था। अब शर्न के बारे में जान लीजिए। इनका फुल फॉर्म यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इनका फुल फॉर्म है। अब ये देखिए ये शर्न जो है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग या विश्व का सबसे बड़ा प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आप याद रख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग या विश्व का सबसे बड़ा प्रयोगशाला,
है ना, रिसर्च लैब जिसे आप बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रयोग जिस संस्था के अधीन किया जाएगा वो तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संस्था है ही। तो ये एक दो ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग और विश्व का सबसे बड़ा प्रयोगशाला भी है। और दूसरा, भारत इसका सहायक सदस्य बन गया 2017 ईस्वी में। ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए कि आज के डेट में हम भी जो कि शर्न का एक सहायक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो भाई साहब, ये थे टोटल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, हमें जरूर फर्क मिलता है, हमारी यूनिटी को मजबूती मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।